उन्होंने के लिए जो बलिदान दिया है उसमें मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका नाम है मेरा देश क्या है मेरे द्वारा रचित है। ये देश तेरी है, ये देश तेरी है अजर कहानी अमर कहानी अजर कहानी, ये देश तेरी है अमर कहानी अजर कहानी अमर कहानी, ये देश तेरी भूमि पर, ये देश तेरी भूमि पर उन वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने संघर्ष कर करके तेरा नाम विस्तृत किया बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। महात्मा गांधी जैसे पूज्य पिता यहाँ, महात्मा गांधी जैसे पूज्य पिता यहाँ, जिनका है बलिदान वहाँ, ये देश तेरे हैं अनेक नाम, ये देश तेरे हैं अनेक नाम, तुझसे डरते शत्रु तमाम। महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर पुरुष यहाँ, जिनके प्रकोप से भागे शत्रु महान। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। आए अनेक शत्रु अहंकार लिए, वीरों ने उनके छक्के छुड़ा दिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुभाष चंद्र ने रक्तदान किया, भगत सिंह ने सहयोग किया। ये विश्व सूर्य का उदय यहाँ, हो अमावस्या का चंद्र अस्त जहाँ। मैं इस देश का रहने वाला हूँ, जहाँ भेदभाव का नाम कहाँ। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। ये देश तेरा इतिहास हमारे, इतिहास हमारा जयकार हमारा। ये देश तेरा इतिहास हमारा जयकार हमारा। ये देश तेरा क्या गुणगान कहूँ, तुम तो अपने में स्वयं तुम तो अपने। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हिंद। बहुत सुंदर। अब मैं कुछ 4 पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करने करता हूँ। गौर फरमाइएगा कि गर्व था भारत भूमि को कि महावीर की माता हूँ, गर्व था भारत भूमि को कि महावीर की माता हूँ, रामकृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाता हूँ, रामकृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाता हूँ। कंदमूल खाने वालों को मांसाहारी डरते थे, कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, पोरस जैसे शूरवीर को नमस्कार करते थे, चलिए अगले कवि को मैं आमंत्रित करता हूँ। अगले कवि के रूप में हमारे हास्य कवि, जैसा कि सभी परिचित किए हैं, हास्य कवि के रूप में हमारे बटियागढ़ से पधारे हुए भाई विदित जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। और हमारी सभा को शानदार तरीके से बहुत सुंदर कवि जैसी है हमारे विनीत जी की, गले में गलावन दवाइयाँ तैयार हो गया है। बहुत विनीत जी बहुत सुंदर, ये पहचान होती है बुंदेलखंड वालों की। बहुत सुंदर, सभी लोगों को सादर जय हिंद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय पंडित जी, अंकित भैया, सोनू भैया, हमारे भयंकर जी, आंटी जी, मम्मी जी, सभी के चरणों में वंदन एवं सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी कवियों को भी प्रणाम। आज मैं आपके समक्ष जो भी कविता प्रस्तुत करूंगा वो मेरे भाई नवीन कुमार जी को पढ़ा मिलेगा, जो भी आपके समक्ष 2-3 दिन पहले रुक के आया था, उसने लिखी थी। और मैं तो हास्य वाले का कवि था, तो हास्य की जो 4 लाइन वो आपको मैं अंत में सुना दूंगा। उसके पूर्व मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ, एक हमारा बचपन होता है, बचपन से हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, वो चीजें भी भूलते जाते हैं। चाहे आप बड़े हो, आपका ही बचपन था, आप भी भूलते हैं। तो हम क्या चीज भूलते जा रहे हैं, तो वही बताता हूँ कि रोज रोज जिन गलियों में घूमना फिरना होता था, अब उन्हें हमरा ही गलियों में आना जाना भूल गए। अब कभी हम क्या करते थे, आज तो मंच है, माइक है, हर चीज की व्यवस्था है, तो आज कवि सम्मेलन ऐसा। लेकिन पहले के टाइम में जब टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप थी, तब हम किस तरह से यानी कि प्रोग्राम करते थे। तो कहते हैं, अरे गली मोहल्लों चौराहों पर मिलकर दरबार लगाते थे, अब तो हमको दोस्त हमारे हाल बुलाना भूल गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बचपन का जब हम 5th क्लास से छोटे थे तो
हम क्या करते थे, कभी हम लोग तोड़ने गए, कभी पेड़ तोड़ने गए, तो ऐसा अंकल ने डांटा, उस अंकल ने डांटा, तो क्या क्या चीजें हम भूलते जा रहे हैं, यहाँ तक कि हम पेड़ लगाना भी भूल गए हैं। तो सुनिए, अरे आम तोड़े अमरूद तोड़े और बेर तोड़ खाए कितने, अब तो सारी खुशी नदारद हम पेड़ लगाना भूले। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब भाई बचपन में हम क्या करते थे, इसको मटर की सब्जी है तो सब्जी इसको चढ़ाते थे भाई, मटर मटर मटर, किसी को मुन्नी मुन्नी कह के भी चढ़ाते थे। अरे किसी को मटर किसी को मुन्नी कहकर खूब चढ़ाते थे, गजब गजब। किसी को मटर किसी को मुन्नी कहकर खूब चढ़ाते थे, मिलते त्योहारों पर बात चलाना भूल गए। बहुत सुंदर भैया, क्या बात है। फिर क्या करते थे, कक्षाओं में हम बैठते थे तो राजा मंत्री चोर सिपाही पर्चियों से गेम खेला करते थे। क्या कहते हैं कि राजा फेंक की पर्ची राजा मंत्री बनना सबको खुश करता था। अरे फेंक की पर्ची राजा मंत्री सबको बनना खुश करता था, साहब बनने की चाहत में हमें बात बताना भूल गए। क्या बात है भैया, बहुत सही, बहुत सही। आज तो गेम है, मोबाइल में भी गेम है, ये खेलो फ्री फायर खेलो, और भी नए नए ऑनलाइन गेम चलते हैं। पहले हम किस तरीके से गेम खेलते थे तो उसको भी बता दें। अरे जंजीर कबड्डी खो खो टीवी मिलकर खूब खेला करते थे, जंजीर कबड्डी खो खो टीवी मिलकर खूब खेला करते थे, चार दीवारी में सिमटे हम मिलना मिलाना भूल गए। क्या बात है भैया, क्या बात है। विद्यार्थी टीचर को परेशान करते हैं जिससे टीचर को भी गुस्सा आता है, तो क्या कहते हैं, अरे कक्षा में की बड़ी शरारत तंग किया है माँ साहब को, कक्षा में की बड़ी शरारत तंग किया है माँ साहब को, अरे जब से स्कूल को छोड़ा तब से खिलाना। क्या बात है भैया, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब भैया, बहुत खूब, बहुत खूब भैया, बहुत खूब। माता पिता उनको पैसे देते हैं तो बहुत संभाल कर खर्च करते हैं, ऐसे नहीं, क्योंकि अगर माता पिता ने उनको 200 रुपए भी दिए तो 200 रुपए भी हम बहुत सोच समझ के खर्च करते कि 10 यहाँ 10 यहाँ। अरे घर से मिले खर्च के पैसे करते हैं संभाल कर खर्च सभी, पापा से रो रो कर जिद पूरी कराना। क्या बात है भैया, क्या बात है, बहुत खूब। क्या करते हैं, घर से निकाला छोटे थे और मम्मी लोग कपड़े धो देती तो हम बोलते थे आज गंदे हो गए, तो मम्मी से तो बोले थे मम्मी का आप कपड़े धो दीजिए, तो अब क्या करते, अब एक एक की जोड़ी कपड़े हफ्तों पहना करते हैं, माँ से वो 2-4 दिन के में कपड़े धुलाना भूल क्या गए। बात है भैया, क्या बात है, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। आपने हास्य व्यंजक करी थी तो आपको हंसाना भी मेरा काम है। जी बिल्कुल भैया, प्रस्तुत। अब जैसे लोगों की शादी होती है तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि जो दूल्हा होता है वो घोड़े पर ही क्यों बैठता है, ठीक है ना, आखिर वो गधे पर क्यों नहीं बैठता। मैंने एक शादीशुदा मित्र से पूछा क्या यार, बात है भैया। मैंने एक शादीशुदा मित्र से पूछा यार, मैंने एक शादीशुदा मित्र से पूछा यार, तुम ये बताओ दूल्हा घोड़े पर क्यों जाता है। क्या बात है भैया, क्या बात है। लेकिन भैया ने पूछा, उसने कहा तो यार याद मत दिलाइए, उसने कहा तो यार याद मत दिलाइए, सोचेगा रे उस दिन को आंसू आ जाते हैं, क्या बात है, सोचेगा रे उस दिन को आंसू आ जाते हैं। राज की बातें मैं तुमको बता रहा हूँ, राज की बातें मैं तुमको बता रहा हूँ, हालांकि कुंवारों को न बतलाया जाता है। अरे अंतिम बार चढ़ता बेचारा वो घोड़े पर, उसके बाद खुद ही गधा बनेगा। वैवाहिक जीवन की वास्तविकता परिस्थिति को बताने वाली कविता भैया धर्म जी, पूरे सदन में जितने भी साधक बैठे हुए हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय बाकी सभी
उन सबको अपना बचपन याद आ ही गया होगा और साथ में हम सभी को क्या बचपन याद आ गया है जी जी कविता से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर हमारे वास्तविक जीवन की जो वास्तविक महत्वता है, हमने क्या बचपन से अभी तक एक्टिविटी की, क्या करते आ रहे हैं, वह वास्तविकता को यहाँ से बताया, साथ साथ आपको हंसाया। और अग्रिम क्रम में मैं देशभक्ति के रूप में, देशभक्ति कवि के रूप में यहाँ बुला रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ हमारे भाई सायगढ़ से पधारे हुए भाई आदर्श जैन पीएस भट्ट। यह भी बहुत सुंदर आपके आदर्श जैन बड़ा मलेगा, क्षमा चाहता हूँ, आदर्श जैन बड़ा मलेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि एवं मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों एवं मंच पर उपस्थित सभी मंचासी कवि गणियों को मेरा सादर जय जय। मैं आपके सामने एवं आपके मध्य मातृभूमि के लिए बलिदान दे चुके ऐसे महाराजा छत्रसाल की नगरी बड़ा मलेरा से आया हूं। राष्ट्र के लिए समर्पित करते हुए मैं अपनी कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ध्यान दीजिएगा। यह कविता हमारे ज्ञानोदय के छात्र ज्ञानार्थी आदर्श भैया शास्त्री प्रथम वर्ष द्वारा लिखी गई है, जो तात्कालिक कारण से हमारे बीच उपस्थित नहीं है। एक बार जोरदार तालियां हमारे ज्ञानार्थी आदर्श भैया भाई आदर्श भी हमारे साथ कॉन्फ्रेंस पर है, घर में अपनी कविता सुनता है। चलिए मैं प्रस्तुत करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं भारत माँ का जाया हूँ, ये आज बताने आया हूँ, लाया हूँ क्रांति थाल में, लाया हूँ अग्नि फाल में। जब ये धरती थराएगी, जब वो मृत्यु गुर्राएगी, होगा तब विकरालु मानो प्रगति हो में स्वरूप, होगा तब विकरालु मानो प्रगति हो में स्वरूप। पण शेष नाम के डोलेंगे सब, त्राही त्राही बोलेंगे सब, त्राही त्राही बोलेंगे। होगा रण महाभयंकर सा मानो आया प्रलयंकर सा, निकलेंगे जब वो महावीर अत्यंत विकट जो महादीप। होगी होगा रण महाभयंकर सा मानो आया प्रलयंकर सा, निकलेंगे जब वो महावीर अत्यंत विकट जो महादीप। अंबर में साहिब नाचेगा, लौका परचम लहराएगा, अंबर में साहिब नाचेगा, लौका परचम लहराएगा। रक्तिम्बु होगी मात लहू, रक्तिम्बु होगी मात लहू, लौका परचम लहराएगा, रक्तिम्बु होगी मात लहू। क्रंदन होगा चित्कार हो, तब कलित अवतरित होगा, कलयुग का समय त्वरित होगा। अति करनी जितनी करो अभी, सम्मुख होंगे महाकाल तभी, तब प्राण हलक में आएंगे, श्रम सीकर भी छर जाएंगे। बरसेगी अग्नि उधर उधर जाओगे जब तुम इधर जल, जब आओगे तुम जिधर जिधर। नजरों में फिर बस हम होंगे, कहते हैं नजरों में फिर बस हम होंगे, मानो मानस में हम होंगे। सुन लो जब भी क्रोधित होंगे, बद करने को उद्यत होंगे। नेत्रों में बहनी आएगी, जब मृत्यु की भूख मिटेगी तब। हर पत्थर में सोला होगा, रक्तिम रक्तिम सानब होगा। बिस्तर उगलेगी बीच में जहर तब होगा ऊपर महाकय। बिचरे पृथ्वी पर रुण बढ़ते जाए नरमुन नमुन, 10 दिश में कोलाहल होगा, अत्यंत भयानक पल होगा। अब सुनिएगा, आखिरी पंक्ति में हमारे देश की एक विशेषता बताई गई है, जिससे दुश्मनी भरा जाते हैं। तो सुनिएगा, एक वक्त बहुत ही नाजुक था, एक वक्त बहुत ही नाजुक था, हम पर हमले पर हमले थे। दुश्मन का दर्द यही तो था, दुश्मन का दर्द यही तो था, हम हर हमले पर संभले थे, हम हर हमले पर संभले थे। तुम भूल गए कैसे वो क्षण, तुम भूल गए कैसे वो क्षण, तुम भूल गए कैसे वो रण, जब तुम घुटनों पर आए थे, जब तुम कायर कहलाए थे। ये न भारत है सुनो ना, ये भूल गई मत जाना तुम, तुरंत जन्म में जाओगे, यदि सीमा में आओगे। हो जब भी पकड़ में आओगे तुम, सिर के जबड़े में जाओगे, तब भी और तब भी औकात में आओगे। जय हो भारत चिल्लाओगे, जय हो भारत। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। चार पंक्तियां कहकर मैं अपनी कविता को विराम देता हूँ कि फूल है गुलाब का, कि फूलों सा एक कलाम और सही, फूलों सा एक कलाम और सही,
एक शायरी देश के नाम और सही। बहुत भूलो सा एक कलाम और सही, एक शायरी देश के नाम और सही। यूं तो हजारों शहीद हुए हैं इस देश के लिए, यूं तो हजारों शहीद हुए हैं इस देश के लिए, और शहीदों के लिए एक सलाम और सही। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जय हिंद। बहुत सुंदर। चलिए 4 पंक्ति मैं प्रस्तुत करता हूँ। बहुत सुंदर यह पंक्ति, जैसा कि अभी आपने देशभक्त कवि को सुना, तो देशभक्ति के ऊपर 4 पंक्ति समर्पित। उठो जरा तुम पढ़कर देखो, उठो जरा तुम पढ़कर देखो, गौरवमयी इतिहास को, गौरवमयी इतिहास को। आदम से गांधी तक फैले, आदम से गांधी तक फैले इस नीले आकाश को। प्रेम त्याग और दया भाव की, प्रेम त्याग और दया भाव की फसल जहां पर उगती है, सोने की चिड़िया न लहू से सना बाजरा चुपती है। वाह, सना वाह, बाजरा वाह। चुपती है। इसी क्रम में हम अगले कवि को आमंत्रित करते हैं। अगले कवि के रूप में हमारे भाई आदित्य जी, जो कि चंदेरी से यह पधारे हुए हैं, वह आए और अपनी कविता को प्रस्तुत करें। सभी लोग पहले हाथ जोड़ लें। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरेयाणं, नमो छायाणं, नमो लोहे सर्वसाम्रं। महावीर भगवान को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथिगण, निर्णायक गण और मंच पर जितने भी महानुभाव विराजमान हैं, वंदन करता हूँ। और संचालक महोदय और इस संयोजक महोदय को मैं वंदन करता हूँ कि आपने मुझे सौभाग्य दिया, आपने मुझे मोटिवेट किया कि आप भी कविता बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने इनको कई बार अपना नेम कटवाया और मैंने आखिरी समय पर ध्रुव जी से कहा कि मेरा नाम भी यहाँ लिख लिया जाए। और यह मैं देखना चाहता हूँ कि सुबह अपना दोपहर को 3 बजे से फाइनल मैच अपना चला था, तो टीम हम लोगों की हारी है। नवीन भैया, विराट भैया, आपकी टीम नहीं हारी है, इसलिए आप थोड़ा खुश रहें, क्योंकि जब से आप लोग जीते हैं मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। तो एक बार नवीन भैया की टीम, विराट भैया की टीम के लिए तालियां। बहुत सुंदर, सभी के लिए एक बार ताली, सभी के लिए एक बार ताली। और एक आदित्य जी अब वो खुश हो गए हैं कि आप अपना गम भुला के और यहाँ कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। राजा शिशुपाल की नगरी चंदेरी, जो कि वर्तमान में आपको कई शूटिंगें देखने को मिलेंगी, जैसे स्त्री मूवी की शूटिंग और कलंक मूवी की शूटिंग, ऐसे कई मूवियों की शूटिंग चलती रहती है। तो आस पड़ोस के अब आदमी ध्यान भी नहीं देते कि होंगे कहीं के आदमी, अब आदमी रुकता तक नहीं है। तो मैं ऐसी नगरी चंदेरी से आया हूँ। यहाँ महान बहुत बड़े कवि हमारे विनीत भैया बचपन की याद दिला दी उन्होंने कि हमने भी ऐसा कुछ किया है। और विनीत भैया को मैं अभी भी यह कहना चाहता हूँ कि अभी भी एक गेम हम लोगों के द्वारा खेले जाते हैं, जैसे कबड्डी का आयोजन अभी होना बाकी है। तो ऐसे जो गेम हैं हमारे अनुज भैया, महक भैया, सुलभ भैया, ऐसे गेम बहुत खेलते हैं और PS बन वाले बहुत गेम खेलते हैं नए प्रकार के, आप लोग देख सकते हैं। मैं अपनी कविता को शुरू करता हूँ कि भारत, जब कविता की बात आती है तो मैं देशभक्ति पर ही ज़्यादातर मैंने जितनी पुरानी कविताएं लिखी हैं और अभी जो मैं सुना रहा हूँ देशभक्ति पर ही है। और ये कविता मैं आपको एक बार पहले सुना चुका हूँ, तो मैं शुरू करता हूँ
स्वागत है, स्वागत है। हम सबका गौरव है भारत, हम सबका सम्मान है। हमारा गौरव भी भारत है और हमारा सम्मान भी भारत है। यहाँ धर्म सबको समान देखा जाता है, तो उसी के बारे में बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र का विस्तार है भारत, समता का संदेश है भारत, समानता का आदर्श है भारत, धर्मनिरपेक्षता समझाता भारत। हम देखते हैं भारत में कि अनेक संस्कृतियां पाई जाती हैं। आप अपनी ज्ञानोदय में देख लें कि एक शहर से वही व्यक्ति ललितपुर का होगा, वही आदमी चंदेरी, मतलब दूसरा आदमी चंदेरी का होगा, तो आपको परिवर्तन, बोली में परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे विनीत भैया की बुंदेलखंडी अलग है, हमारे अमन जी जो खड़ेरी से आए हैं उनकी बुंदेलखंडी में आपको अलग मिलेगा। हमारे टीकमगढ़ के अनंत जी, उनकी आपको बोली अलग मिलेगी। तो ऐसे परिवर्तन बोली में नहीं, संस्कृतियों में भी परिवर्तन बहुत देखने को मिलते हैं। तो उसी के बारे में बताना चाहूँगा कि घट-घट पर परिवर्तन भारत, घट-घट पर परिवर्तन भारत, नदी झीलों का प्रदेश है भारत, घट-घट पर परिवर्तन भारत, नदी झीलों का देश है भारत, ढोली बोली का बाजार है। अंकित भैया से मैं और पंडित जी से मैं ध्यान चाहूँगा कि कविता तो मैं छोटा कवि हूँ, पर आप शब्द जरूर पकड़िएगा मेरे कि घट-घट पर परिवर्तन भारत, घट-घट पर परिवर्तन भारत, नदी झीलों का देश है भारत, बोली का बाजार है भारत, भाषा का आधार है भारत, बोली का बाजार है, बोली का बाजार है भारत, भाषा का आधार है भारत, त्योहारों का मेला भारत, खेलों का है मेला भारत, त्योहारों का झरना भारत, खेलों का मेला है भारत। क्योंकि हमने देखा कि खेलों के प्रति सभी लोग कितने सजग रहते हैं। शब्द जरूर किस कश्मीर की सुंदरता भारत, राजस्थान की कला है भारत, हरियाणा का खेल है भारत, पंजाब की वीरता है भारत। अब मैं कुछ सिद्धांत बताना चाहूंगा कि भारत देश के सिद्धांत क्या हैं। अहिंसा का देश है भारत, सत्य की पराकाष्ठा भारत, ब्रह्मचर्य का उपदेश है भारत, संयम का अपरिग्रह भारत, मुनियों की धरती है भारत, कुंद कुंद का अध्यात्म है भारत, समंत भक्त का तर्क है भारत, अकलंक देव का बलिदान है भारत। अब मैं कुछ महान जो हमारे आज़ादी जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान है उनको मैं याद करना चाहूँगा कि गांधी की स्वतंत्रता है भारत, गांधी की स्वतंत्रता है भारत, सरदार की एकता है भारत, भाभा का विज्ञान है भारत, भाभा होमी भाभा जिन्होंने इसरो जो हमारी संस्था है उसकी स्थापना की, कि गांधी की स्वतंत्रता भारत, सरदार की एकता भारत, भाभा का विज्ञान है भारत, कलाम का शक्ति है भारत। क्योंकि जब अब्दुल कलाम हुए उसी समय हमारा देश परमाणु शक्तियों से युक्त हुआ। उस समय 2000 के पहले हमारा देश परमाणु शक्तियों से संपन्न नहीं था। और आखिरी पंक्तियों से मैं कहना चाहता हूँ कि सेना का बलिदान है भारत, वीरों का बलिदान है भारत, सेना का बलिदान है भारत, हम सबका सम्मान है भारत, हम सबका गौरव है भारत। बहुत सुंदर हमारे कवि आदित्य जी यहाँ आए, देशभक्ति की उन्होंने कविता प्रस्तुत की और 4 पंक्ति में अपनी यहाँ से आपकी ओर रख रहा हूँ। गौर फरमाइएगा कि गांधी का अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा, आजादी की हत्या पे क्यों सभी मौन है, इसकी खुद कशी के जिम्मेदार कौन है। अभी श्वेत गांधी की ये आंधी नहीं चाहिए, 10 से 20 साल अभी आंधी नहीं चाहिए, खोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश,
एक बार फिर से शुभाशमा बिताए, एक बार फिर से शुभाशमा बिताए। ये मैंने आपके समक्ष क्यों रखी? इसका कारण है कि हमारे देश में इतने स्वतंत्रता सेनानी, देश प्रेमी, जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए क्या कुछ नहीं किया बल्कि सब कुछ किया। ऐसे हमारे देश के वीर जवानों जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश को आजाद कराने के लिए इतना सब कुछ किया, तो उनके लिए यह पंक्ति मैंने समर्पित की। अब मैं अग्रिम कवि को बुलाते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे अग्रिम कवि के रूप में आपके समक्ष हास्य की कविता प्रस्तुत करेंगे ऐसे भाई संपत जैन, जो कि गढ़ी से हमारे यहाँ हमारे बीच कराते हुए हैं। भाई संपत जैन गढ़ी। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि एवं श्रोतागणों को मेरा सादर जय जयंती। आज मैं आपके मध्य प्रदेश से के राजा भोज के नगर गढ़ी से बुलवाया गया। मैं एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका विषय है पप्पू का एग्जाम। ध्यान दीजिएगा, जब एक बच्चा का एग्जाम आता है तो वो कितना परेशान रहता है। ध्यान दीजिएगा, सवेरे से शाम तक, सवेरे से शाम तक, सुबह से शाम हो गई, सवेरे से शाम तक पप्पू जप रहा भगवान को नाम, सवेरे से शाम तक पप्पू जप रहा भगवान को नाम, खा रहा बार बार बादाम, खा रहा बार बार बादाम, लगा रहा झंडू बाम। बहुत अब देखिएगा घर वालों की क्या दशा होती है। पप्पू के घर वाले समझ गए थी कि आगव है पप्पू को एग्जाम। घर वाले समझ गए कि आगव पप्पू को एग्जाम, आगव है एग्जाम, पप्पू को सिर है जाम, आगव है एग्जाम, पप्पू को सिर है जाम। पिछली बार जाम हो गए थे याद करने वाले उत्तर, पिछली बार जाम हो गए थे याद करने वाले उत्तर। आदि याद हो जाते, आदि याद तो हो जाते, मगर क्लासमेट होते दिया से ज्यादा सुंदर, दिया से ज्यादा सुंदर। यदि क्लासमेट होते दिया से ज्यादा सुंदर सुंदर। अब पेपर पहुंच गए पप्पू। सुंदर सुशील तो थे पेपर में सवाल, सुंदर सुशील तो थे पेपर में सवाल, सुंदर सुशील तो थे पेपर में सवाल, मगर पास में बैठी दिया चेहरा जिसका कमाल, पास में बैठी दिया चेहरा जिसका कमाल, तौबा को रूप, कमाल तौबा को रूप, धमाल थी बाकी बातें, धमाल थी बाकी बातें। पप्पू के 3 घंटा देखत देखत ऐसे ही गुजर जाती। 3 घंटे के मनोहारी पल ने, 3 घंटे के मनोहारी पल ने दिया पप्पू को फेलियर का जलवा, दिया पप्पू को फेलियर का जलवा। कोई नहीं, सभी कभी देख के भी पढ़ सकते हैं, याद करने का। एग्जाम बड़ा स्वीट था, एग्जाम बड़ा स्वीट था, लेकिन रिजल्ट आया कड़वा, लेकिन रिजल्ट आया कड़वा। कड़वे रिजल्ट को, कड़वा रिजल्ट थो, कड़वा रिजल्ट तो थो, पप्पू ने जा साल कसी कमर, मीठा बनावे के ना जा साल कसी कमर। रिया जी तसीमा सवाई लड़कियों है जो माने वो जावार सिस्टर, सवाई लड़कियों है माने वो सिस्टर, सवाई लड़कियों है जो साल माने वो अपनी बहन। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। सब होगी सिस्टर, सब होगी सिस्टर, पप्पू जी करेंगे फोकस पढ़ाई पर। सबरी हुई जब सिस्टर तो पप्पू जी करेंगे पढ़ाई पे फोकस। बहुत सुंदर भैया। पप्पू को समझ में आ गओ, अछुनई धरो सुंदर चेहरे देखत रहवे में 2-4 साल
और देखें तो फ्यूचर में बने वो पप्पू को बोल मतलब पप्पू आगे चल गया नहीं कर पाया कछू। सभी को बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। यह हास्य कविता बुंदेली में आपने सुनी हमारे भाई संभव जैन गढ़ी के माध्यम से। अब मैं विलंब ना करते हुए एक और देशभक्त प्रेमी हमारे भाई भगवान नरेश, जिसे हम कहते हैं भगवान नरेश, तो हमारे भाई भगवान से मनारे हुए विशाल जैन जो कि हमारे बीच देशभक्ति कविता को प्रस्तुत करेंगे। इनके ही भाई हमारी सभा में भी उपस्थित हैं भाई विराट जैन भी हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके ही ये बड़े छोटे भ्राता हैं। तो आइए हम सुनते हैं उनके भाई विशाल जी को। सम्माननीय मंच, अध्यक्ष महोदय जी, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि एवं समस्त श्रोताओं को मेरा सादर जय जयकार। मैं भारत के मध्य विराजमान गौरवशाली राज्य मध्य प्रदेश से आया हूँ और मैं आपके सामने शहीद की कविता सुनाना चाहता हूँ, जो हमारे भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं। और मैं उन माता पिताओं को सलाम करता हूँ जो अपने बच्चों को वहां पर पहुंचा देते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि उनके बालक कभी लौटकर वापस आएंगे। सुनिएगा। छोटी राखी बहन की हो गया उससे दूर, वंदे मातरम लिख गया, वंदे मातरम लिख गया, सीमा पर सिंदूर। यह कविता उस 8 साल के बच्चे की है जिसके पिता जंग में शहीद हो जाते हैं। उस 8 साल के बच्चे को यह पता नहीं होता है कि उसके पिता कभी लौटकर वापस आएंगे और आगे क्या होगा। सुनिएगा। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बात, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बात। और वह बेटा कुछ समय के लिए बाहर खेलने जाता है, तभी वह माँ को देखता है और जो उसकी माँ की स्थिति बनी होती है 2-3 दिनों से वह देखता है और क्या कहता है। सुनिएगा। माँ क्यों ना आस तूने बिलिया लगाई है, माँ क्यों ना आस तूने बिलिया लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से वाल है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से वाल है, तू लगती कितनी सुंदर अब ये कैसा हाल है, तू लगती कितनी सुंदर अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बात, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बात। मैं बेटा खेलने के लिए बाहर जाता है और बाहर जाता है वह अपने पिताओं के अपने मित्रों के पिताओं के द्वारा लाए गए उपहारों को देखता है और वह उदास हो जाता है। उसके मित्र उसे चुराने लगते हैं। वह घर जाता है, फिर अपनी माँ से सवाल करता है। क्या कहता सुनिएगा। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, वो साथ में मिठाइयाँ पटाखे लाए हैं, वो साथ में मिठाइयाँ पटाखे लाए हैं, वो भी नए सूज पहन खेलने आया, वो भी नए सूज पहन खेलने आया, पापा पापा कह करके सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह करके सबने मुझको चिढ़ाया, अब तू बता तू सुना
ये राज, अब तो बता दो इस उदासी का है क्या ये राज। दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बात, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बात। मम्मी जी सुनिएगा, भाई बेटा अपने भावों को क्या कैसे व्यक्त करता है। भाई नाराज हो जाता है अपनी माँ से क्योंकि उसकी माँ कुछ उत्तर नहीं देती है, और फिर क्या कहता है सुनिएगा। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा को मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा को मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे ना बोलूँगा ना तुम्हारी मैं सुनूंगा, तुमसे ना बोलूँगा ना तुम्हारी मैं सुनूंगा। अब तो बता दो इस उदासी का है क्या ये राज, अब तो बता दो इस उदासी का है क्या ये राज। दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बात, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बात। भाई बेटा पूछता पूछता थक जाता है, फिर क्या होता सुनिएगा। पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए, जुड़ने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, जुड़ने लगी थी पूछते पूछते वह हो गया निराश, पूछते पूछते वह हो गया निराश। जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश, जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। वह बच्चा समझ जाता है, अंकल भैया सुनिएगा, वह बच्चा समझ जाता है और वह एक बार अपनी माँ को देखता है, फिर पिता को देखता है, फिर माँ को देखता है, फिर पिता को देखता है। अगर आप सभी को यह 4 पंक्तियां अच्छी लगे तो इसमें मैं आप सभी की तालियां चाहूंगा। वह बच्चा क्या कहता है, अपने भावों को कैसे व्यक्त करता है सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मकसद मिला है सीने का एक ख्वाब मिल गया, मकसद मिला है सीने का एक ख्वाब मिल गया। पापा का जो सपना है रह गया था अधूरा, पापा का जो सपना है रह गया था अधूरा। लड़ करके देश के लिए करूँगा मैं पूरा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भैया, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। लड़ करके देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा, दीपावली पे क्यों ना आए पापा की बात। मैं अंतिम पंक्तियों में सिर्फ मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। बिखर कर शौर की खुशबू चमन को चूम लेती है, बिखर कर शौर की खुशबू चमन को चूम लेती है। जवां हसरत तिरंगे की बदन को चूम लेती है, जवां हसरत तिरंगे की बदन को चूम लेती है। सिपाही जब निकलता है वतन पर जान देने को, सिपाही सब निकलता है वतन पर जान देने को। वतन की धूल उड़ उड़ कर बदन को चूम लेती है। जय हिंद जय भारत। बहुत अति उत्तम। अब मैं 4 पंक्ति अपने ओर से कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही शानदार यह कविता देशभक्ति के प्रति थी, तो उन आर्मी के जवानों के प्रति 4 पंक्तियां समर्पित। यदि अच्छी लगे तो आपकी कर्तव्य ध्वनि से मैं समझ जाऊंगा कि आपको यह पंक्तियां अच्छी लगी। वस्तु रोमत माँ दूर होकर भी तेरे आसपास हूँ मैं, जानता हूँ तेरे लिए सबसे खास हूँ मैं। माँ बस उदास ना हो, मैं वापस जरूर आऊंगा,
तुझसे किया जो वादा उसे निभाऊंगा, जिंदा ना सही तिरंगे में लिपटा हुआ आऊंगा, पर वादा है तुझसे मेरा वापस जरूर आऊंगा, वापस जरूर आऊंगा। अगले क्रम में आवाज बहुत तेज है वैसे आपकी, तो परेशान जैसे हो गए, छोड़ तो सकते नहीं बीच में। हाँ, थोड़ा सा आपके से सुना दो जरा। जी जी हाँ, आप माइक थोड़ा सा, या तो काशीराम जी आप थोड़ा सा ध्यान रखो, या बोलने वाले थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है ना जी। आगे सब हमें तो समझ में नहीं आता, क्योंकि हम भी आप लोगों को सुनते थे ना पहले, दूर दूर से चिल्ला के बोलते थे, कान गहरे हो गए जी। हमारी आ गया जी, आ गई। बस तू रो मत माँ, बस तू रो मत माँ, दूर होकर भी तेरे आसपास हूँ मैं, जानता हूँ तेरे लिए सबसे खास हूँ मैं। माँ बस उदास ना हो, मैं वापस जरूर आऊंगा, तुझसे किया जो वादा उसे निभाऊंगा, जिंदा ना सही तिरंगे में लिपटा लाया जाऊंगा, जिंदा ना सही तिरंगे में लिपटा लाया जाऊंगा, पर वादा है तुझसे, पर वादा है तुझसे मैं वापस जरूर आऊंगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। इसी प्रकार अगले क्रम में मैं कवियों को श्रृंखला को आमंत्रित करते हुए अब मैं हमारे हास्य कवि के रूप में हमारे ही क्षेत्र से पधारे हुए भाई हिमांशु जैन जो कि बंगरौनी से पधारे हुए हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मैं आपके बीच हास्य कविता प्रस्तुत करेंगे भाई हिमांशु। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि निदेशक और श्रोताओं को नमस्कार करते हुए आज मैं आप सभी के मन सिंधिया जी जो एक राजनीति का बड़ा नाम है, उनके कहे जाने वाले गढ़ मौरोनी से आया हूँ और आज मैं आपके सामने कुछ राजनीति में उतार चढ़ाव के बारे में बताऊंगा, तो सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कि कांग्रेस के घोटालों ने जब छुआ आसमान, कि कांग्रेस के घोटालों ने जब छुआ आसमान, तो एक नेता देश में बन के उभरा महान, कि एक नेता देश में बन के उभरा महान, उभरा महान, कि उभरा महान। रेडियो में लाखों आए, गोदी में बैठे बच्चे भी मोदी मोदी चिल्लाएं, कि गोदी में बैठे बच्चे भी मोदी मोदी चिल्लाएं, कि मोदी मोदी बोलकर भरती मोदी की झोली, कि मोदी मोदी बोलकर भरती मोदी की झोली। फिर मोदी ने भी धीरे धीरे कांग्रेस की पोल कांग्रेस की खोली पोल, बदला चुनावी भूगोल, कि कांग्रेस की खोली पोल तो बदला चुनावी भूगोल। देखो राहुल संघ विपक्षी घूम रहे, राहुल संघ विपक्षी देखो गोल गोल, बहुत सुंदर गोल गोल घूमे विरोधी, मोदी पड़ रहे भारी, गोल गोल घूमे विरोधी, मोदी पड़ रहे भारी। समझ लेना क्यों हुई मोदी की दुनिया दीवानी सारी, समझ लेना क्यों हुई मोदी की दीवानी दुनिया सारी। दुनिया सारी दीवानी मोदी का कर रहे एहसान, दुनिया जवानी सारी मोदी का कर रहे एहसान, जैसे जैसे मोदी का राहुल हुआ नादान। बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सिंधिया जी को हराने में मुझे लगता है कि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, क्योंकि ये जो आपके अभी आपने कविता सुनी, ये हमारे क्षेत्र बंगरौनी के निवासी हैं। हमारा क्षेत्र करीब 40-50 किलोमीटर ही रह जाता है शिवपुरी, तो यह वहीं से हमारे पधारे हुए हैं भाई हिमांशु जी। अब मैं अग्रिम कड़ी को बढ़ाते हुए धार्मिक कविता की ओर आपको ले चलता हूँ। तो धार्मिक कविता पाठ करने के लिए हमारे भाई बरेर से पधारे हुए हैं भाई, तो भाई अमर जैन को आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपनी धार्मिक कविता प्रस्तुत करें।
सभागम उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय और निर्णायक महोदय और मंच पर बैठे सभी कवि और मेरे सभी भाइयों को मेरा सारा जय हिंद। मैं बलीनगर से आया हूँ और आप सभी के सामने जैन धर्म की भावपूर्ण एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें आप सभी मेरा तालियां बजा बजा कर स्वागत करूँगा। पुण्य से नर भव मिला, पुण्य से नर भव मिला, सौभाग्य से जिन धन संपत्ति को अब पाई मैं वीर बनना चाहता, मैं वीर बनना चाहता, महावीर बनना चाहता, संयोग को अब पाए मैं वीर बनना चाहता। संसार के इन झमेलों में कब से फंसता रहा, संसार के इन झमेलों में कब से फंसता रहा, ना मिली मुझको शांति मैं दुख सहता रहा, इन जाने कर अब छोड़ कर मैं वीर बनना चाहता, हाँ वीर बनना चाहता, मैं वीर बनना चाहता, हाँ वीर बनना चाहता। कई भवों तक पापों में ही फंस के मैं तो था मगन, कई भवों तक पापों में ही फंस के मैं तो था मगन, पुण्य को ही धर्म माना तो गुरुओं की शरण, पुण्य को ही धर्म माना तो गुरुओं की शरण, अब शुभ भावों को तज कर, शुभ भावों को तज कर वीर बनना चाहता, मैं वीर बनना चाहता। अब मैं वीर तो बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं वीर कैसे बनूं? तो सुनिएगा। यदि वीर बनना चाहता तो वीर का ही पथ चुनो, यदि वीर बनना चाहता तो वीर का ही पथ चुनो, जो वीर नहीं शरण है उसे आत्मा की शरण, जो वीर नहीं शरण है उसे आत्मा की शरण, तन आत्मा मैं वीर कर तन आत्मा मैं वीर कर, मैं वीर बनना चाहता, मैं वीर बनना चाहता, संयोग को अब पाए मैं वीर बनना चाहता। बहुत ही सुंदर हमारी कविता हमने यहाँ से प्रस्तुत की। अब मैं अग्रिम कवियों की श्रेणी में, कवियों के क्रम में हमारे भाई सिंगापुर से पधारे, लोग इन्हें कहते हैं सिंगापुर से पधारे, तो मतलब लोग इनसे कहते हैं आप सिंगापुर के हैं, सिंगापुर के हैं, तो ऐसे भाई सिंह वास्तविकता में वह सिंगापुर से हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं, तो मैं उनको आवाज दे रहा हूँ भाई अभी जैन सिंगापुर। मैं भारत देश के हृदय प्रदेश कहलाने वाले मध्य प्रदेश से आया हूँ। यहाँ मंचासीन अध्यक्ष महोदय, मुख्यातिथि, विशेष अतिथि और सभी कवियों और श्रोतागणों को मेरा सादर जय हिंद। आज मैं आपके सामने दसवीं रति से कृष्ण की चेतावनी कवि जो रामधारी शंकर जी के द्वारा लिखी गई है उसको बोलना चाहता हूँ। यह
जब कृष्ण जी दुर्योधन के समक्ष उसकी सभा पहुंचते हैं, उससे जो उनकी बात विवाद होता है उसका इसमें वर्णन है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा वेदनों को चूम चूम से धूम नार पानी पत्थर पांडव आए कुछ और नहीं। सौभाग्य न सब दिन सोता है, आगे देखो क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको समाज पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण से बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो, दो न्याय अगर दो आधा दो, पर उसमें भी है वादा दो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, अपनी धरती रखो तमाम, अपनी धरती रखो तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन सीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साथ साधने चला। क्या जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण उपकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हरि ने भीषण उपकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान उपत होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बात मुझे, हाँ दुर्योधन। क्या बात है भैया, क्या बात है। भूमंडल स्थल विधान भुजपति मंद को घेरे है, मैं नाक में रूपक मेरे है। दीपक जो ग्रह नक्षत्र निकल सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर नश्वर मनुष्य सुरगति मन। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सर सिंधु बंद। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलधरि धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि सतकोटि दंड लोकपाल। जंजीर वाला का साथ नहीं। हाँ और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सनन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जिब्बा से कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी सृष्टि जिधर, हंसने लगती सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन। झाझा का चारों ओर वर्णन, भांडने मुझे तू आया है, भांडने मुझे तू आया है। जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कैसे सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तोले में भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय अतिमरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र कर, बरसेगी भू पर माई प्रकार। फण शेष नाम के डोलेंगे, विकराल काल में खोलेंगे। दुर्योधन का ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्मार बूंद से छूटेंगे। बारिश संगार सब लूटेंगे, सौभाग्य मन के फूटेंगे। आखिर तू भूसा ही होगा, फिर हिंसा का पर्दा ही होगा। सब लोग चुप थे या बेहोश पड़ गए। केवल 2 नर थे, अगाध थे, धृतराष्ट्र दुष्पादे थे। कर जोड़ खड़े प्रबोधित निर्भय दोनों पुकारते थे, जय जय दोनों पुकारते थे। बहुत ही सुंदर। थोड़ा हाँ समय के अभाव ना होने के कारण, क्योंकि मैं हमारे चलिए तो मैं कवियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के इस कार्यक्रम के अंतिम कवि के रूप में हास्य कविता को प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे बीच साहेगढ़ से भाई आर्जव जैन PS प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय पंडित जी, आदरणीय सोमैया जी,
अंकित भैया, हमारे अभय अंकल, अशोक अंकल, शांति और हमारे ये बताएं कि मैं कवियों की नगरी सहगढ़ से आया और मैं एक खुशी का गुब्बारा फोड़ते हुए एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है जी। क्या बात है, स्वागत है। कि एक आदमी ने 25 बार रक्तदान किया, कि एक आदमी ने 25 बार रक्तदान किया, ब्लड बैंक वालों ने उसकी पत्नी का सम्मान किया। ये कह करके आपने नहीं किया, हमने किया, ये आपने नहीं किया, तभी तो हमने लिया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर भाई आप सब। एक आदमी की लाख कोशिशों के बावजूद उसकी शादी नहीं हुई। वह अपनी माँ के साथ मन्नत मांगने गया, वह अपनी माँ के साथ मन्नत मांगने गया, वहाँ उसकी माँ खो गई। वह बोला, ये खुदा तेरी खुदाई अपनी तो मिली नहीं, बापू की भी दवा है। अभी बताएं तो आज हम लोग मैं बहुत दिन से इंतजार करता था कि भाई कब जाओ, कभी गवाएंगे हमारे लिए। आपको एक बात बता दूं, हाँ जी। क्योंकि मैंने इनको लास्ट में इसीलिए यहाँ बुलाया क्योंकि सभी कवि अपनी अपनी कविताएं सुनाकर और हमारे दर्शकों को बताकर चले गए, हाँ। परंतु हमने लास्ट में इनको इसलिए रखा कि जो हमारी सभा है उदास बैठी हुई हो या अंतरंग से कोई भावना उनकी चल रही हो, तो ये ये दूसरे जो अभी बोली ना, हमारी मिली उनकी भी उठाई क्या था, फिर तो सुनाओ उसको दूसरा वाला। एक आदमी की लाख कोशिशों के बावजूद उसकी शादी नहीं हुई, कि एक आदमी की लाख कोशिशों के बावजूद उसकी शादी नहीं हुई। वह अपनी माँ के साथ मन्नत मांगने गया, वहाँ उसकी माँ खो गई। वह बोला, या खुदा तेरी खुदाई अपनी तो मिली नहीं, बापू की भी गवाह है। अपनी तो मिली नहीं, बापू की भी गवाह है। चलिए, एक शादीशुदा आदमी की गर्लफ्रेंड उसके घर आई। यह देख उसकी बीवी जोर से चिल्लाई, यह मैं नहीं सह सकती, एक ही म्याम में दो तलवारें नहीं रह सकती। उसके पति ने उसे समझाया, पगली तलवारों का जमाना गया, तलवारें देखने को मिलती हैं कहीं, ये तो रिवॉल्वर का जमाना है। हमारे देश में बेरोजगारी की इतनी समस्या है कि एक 60 साल का आदमी कंपनी में जाकर बोला नौकरी दो। एक 60 साल का आदमी कंपनी में जाकर बोला कि नौकरी दो, तो हमारे देश में बेरोजगारी की इतनी समस्या है कि एक 60 साल का आदमी कंपनी में जाकर बोला नौकरी दो, नौकरी दो। मैनेजर ने बोला कि चाचा ये तो आपकी पेंशन की उम्र है, तो चाचा बोले पेंशन दो। आगे बताइए भैया, बहुत सुंदर भैया। एक आदमी बैंक में 10,000 का चेक लेकर जाता है, कैशियर नो बैलेंस का ठप्पा लगा के उसके हाथ में दे देता है। वह चिल्लाया, जब बैंक में बैलेंस नहीं है तो इतना बड़ा बैंक खोल के क्यों बैठा है? क्या प्रिंस जी, अरे सर, कि लोग कहते हैं कि हमारे भारत से भ्रष्टाचार कभी नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, कि आजकल लोग कहते हैं कि हमारे भारत से भ्रष्टाचार कब दूर होगा। मैं कहता हूँ कभी नहीं, क्योंकि भारत और भ्रष्टाचार दोनों की राशि एक है।
भ्रष्टाचार अब हमारे देश में शिष्टाचार बन गया क्या? है कि भारत हमारे देश में शिष्टाचार बन गया है। एक मंत्री, इंजीनियर और ठेकेदार तीनों ने विकास के कुछ झूठे चित्र कागज पर बना लिए और उसके हिसाब के कागज सरकार के हाथ में थमा दिए। वहां से एक बकरी का बच्चा उस कागज को खाने लगता। कुछ ही पल बाद उसको सुनकर वह चला गया। मंत्री, ठेकेदार, इंजीनियर इन तीनों ने देखकर बोला, ये क्या हुआ? तभी चपरासी ने हंसकर जवाब दिया कि आपके आंकड़े सरकार के गले तो बनने ही रहे हैं। उस वक्त क्या बात है भैया, क्या बात है। एक बार और सुना दीजिए। कि एक आदमी ने, नहीं, लोग कहते हैं कि हमारे भारत से भ्रष्टाचार कब दूर होगा? लोग कहते हैं भारत से भ्रष्टाचार कब दूर होगा? मैं कहता हूँ कभी नहीं, क्योंकि भारत और भ्रष्टाचार दोनों की राशि एक है। भारत और भ्रष्टाचार दोनों की राशि एक है। भ्रष्टाचार हमारे देश में अब शिष्टाचार बन गया है। भारत हमारे देश में शिष्टाचार बन गया है। एक मंत्री, ठेकेदार, इंजीनियर तीनों ने विकास के कुछ झूठे चित्र कागज पर बना लिए। हिसाब के बिल सरकार को दे दिए। वहां से एक बकरी का बच्चा उस कागज को खाने लगता। तभी कुछ ही पल बाद वह सुनकर चला गया। मंत्री, ठेकेदार, इंजीनियर तीनों ने पूछा, ये क्या है? तो वहां एक चपरासी बैठा हुआ था। उसने बोला कि हे हुजूर, आपके यह आंकड़े सरकार के गले तो तन नहीं रहे हैं, उस बेचारे बकरी के बच्चे के गले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत राज्य कर्मचारियों ने बात पीड़ितों की सहायतार्थ अपना एक दिन का वेतन दिया। कि राज्य कर्मचारियों ने बात पीड़ितों की सहायतार्थ अपना एक दिन का वेतन दिया। बात पीड़ितों ने लेने से मना कर दिया। कि बात पीड़ितों ने लेने से मना कर दिया। कहा कि क्या होता है एक दिन के वेतन से? कि क्या होता है एक दिन के वेतन से? यदि सच्ची सहानुभूति है तो एक दिन के वेतन की जगह एक दिन की ऊपरी इनकम दो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर। प्रिंस जी, आप हमें इंडिया मीटिंग में ले रहे हैं। हमारे एक पास संचालक महोदय हैं और संगठन। हाँ, इजाजत है। चलिए आगे चलिए। आप दिल पे नहीं रुके। ये क्या है, हमारे करीबी है, हमारे गांव के पास के ही है। इनसे चढ़ाव जाता है थोड़ा, तो ये हमें बार बार जोड़ रहे हैं। चलिए आप चलिए। बहुत सुंदर। आजकल ऐसा होता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर आता है कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। उसके कुछ मित्रगण, उसके कुछ रिश्तेदार उसे समझा लेते हैं और वह रुक जाता है। वह बहुत किस्मत वाली होती है। तो ऐसे ही एक मेरे जीवन में भी दौर बना। बताइए। जो इस प्रकार है जी। हाँ, आज उधर प्रिंस बैठा है, पंडित जी भी बैठे हैं। हमने पंडित जी का भी नाम लेते रहा करो, अच्छा नहीं लगता है। आना चाहिए। पंडित जी, हाँ सुनिएगा। आज के समय में ऐसा चल रहा है कि हर व्यक्ति मतलब कुछ ना कुछ परेशानियों से आत्महत्या कर ले जाता है। तो इसी एक प्रसंग के ऊपर एक छोटी सी कविता है। ठीक है। कि जिंदगी में तंग आकर, नित नई परेशानियों से घबराकर मैंने आत्महत्या का निर्णय लिया। मैंने आत्महत्या का निर्णय लिया और लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया। लोगों ने
लोगों ने निर्णय का स्वागत किया। और यहीं से मेरी थियरी शुरू हो जाती है। मुझे रोकने वाला कोई नहीं था, मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं था। तो प्रिंस जी कहते हैं, अरे तुमने बहुत अक्ल से काम लिया है। प्रिंस जी कहते हैं कि तुमने बहुत अक्ल से काम लिया है। और हमारे सौरभ जी कहते हैं कि इस थियरी को बहुत जल्द अपना लेना चाहिए था, थियरी को बहुत जल्द अपनाना चाहिए। क्या प्रिंस जी ने कहा होगा ये इस बात बिल्कुल हमारा प्रेम है आपके साथ, मैं नहीं कह सकता इस आपसे कभी। चलिए चलिए। तो रौनक जी ने कहा, क्या बात है, रौनक जी ने कहा कि इस थियरी को अमल में लाओ। रौनक जी ने कहा इस थियरी को अमल में लाओ, इससे पहले विचार बदले, सीधा प्रैक्टिकल को करो। क्या पंडित जी बहुत भैया जी हमारे आजकल कुछ मरने के इनडायरेक्ट तरीके का वर्णन करते हुए कविता प्रस्तुत कर रहे हैं। बिल्कुल स्वागत है। ऐसा लगता है कि आज सोच रहा होगा कि कितने दिनों से मंच पे बुलाए नहीं, लंबी लंबी 4-5 कविता सुना कर ही जाऊंगा। कि भीड़ में एक रेल कर्मचारी था, सकल सिंह मालगाड़ी की सवारी था। कि भीड़ में एक रेल कर्मचारी था, शकल सिंह मालगाड़ी की सवारी था। पास आकर बोला, यदि आत्महत्या करनी हो तो हमारे महकमे की सहायता लीजिए, आत्महत्या करनी हो तो हमारे महकमे की सहायता लीजिए। बस एक बार विदाउट रिजर्वेशन मुंबई से पटना तक की यात्रा कीजिए। क्या बात है भैया, विदाउट रिजर्वेशन मुंबई से पटना। बस आगे बढ़ जा, जनरल बोगी में चढ़ जा, ट्रेन पटना पहुंच जाएगी, तेरी तो सिर्फ खबर ही आएगी। क्या बात है, ट्रेन पटना पहुंच जाएगी, तेरी तो सिर्फ खबर आएगी। क्या बात है भैया, क्या बात है, बहुत सुंदर। यहाँ हमने बहुत सुंदर हमारे शायर से बनाए हुए भाई आरजब जी को सुना, बहुत ही सुंदर यह कविता उन्होंने हंसाया हमारे दर्शकों को। आशा करता हूँ कि उनको आनंद आया होगा। अच्छा हाँ, एक ऑडियंस में से कवि को बुलाया है, आगम जी आए और अपनी कविता वैसे सागरा कर लाएंगे लड्डू कुरकुरे वाली। बहुत बहुत स्वागत है, ये बहुत ही विशिष्ट भैया, आपको आसानी यहाँ से देखिएगा। स्वागत है भैया का, स्वागत है, स्वागत है भैया। इतना मैं कवि सम्मेलन से पहले नाम दिया था, इनको कविता सुनानी थी, मैं आप तक नाम नहीं पहुंचा पाया। आप जो कविता है वह सुना दीजिए, मैंने जो आपने कहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय श्लोक भैया जी, अंकित भैया जी, पंडित जी, मम्मी जी और आंटी जी, अभी जैसा कि अपन सबको पता है मकर संक्रांति आने वाली है, तो उसमें लाइव में लड्डू पे बहुत ही बढ़िया प्रस्तुत। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हे लड्डू लड्डू लाई के पक्के लाई के, लड्डू लड्डू लाई के पक्के लाई के, बीच के पड़वा सब जगह कहीं और बढ़िया ले जाओ, दौड़ के ले जाओ, दौड़ के ले जाओ, ताकि ये दूसरा बताओ मकाना एक खाने में तो ढेर लगा दो खाने में। हे लाई के लड्डू कुरकुरे और पप्पा पाई लड़पड़े, लड्डू लाई के और लड्डू लाई के। बस आज के लिए इतना ही का। बहुत 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 खूब भैया। अब हम इस कवि सम्मेलन की अग्रिम घड़ी की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम मैं यहाँ विराजमान विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय शोम भैया जी को बुलाना चाहूँगा, वे आए और उनको यह कवि सम्मेलन कैसा लगा, क्या इसमें रोए नहीं गलतियाँ वे हमें अवगत कराएं। माइक को वहीं पे जी।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और मंचासीन सभी सदस्यगण और सभी कविगण, मुझे यदि आप बीच में बुलाते तो मैं 2 पंक्ति बोल देता कि आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं। और यदि दिनकर के बाद बुलाते तो मैं 2-4 पंक्तियाँ सुनाता। अभी मैं 2 कविताएं आपको बहुत छोटी छोटी सुनाऊंगा। जी बिल्कुल। थोड़ी सी आवाज बढ़ा देने का। हेलो हेलो हेलो। ऊपर आइए भैया, ऊपर ना हेलो। हाँ, ऊपर आने के लिए कभी बनना पड़ेगा और मैं काव्य पाठ लिखना छोड़ चुका हूँ, इसलिए सुनना बड़ा पसंद है। दिनकर जी की बहुत सुंदर कविता है, चूंकि नव वर्ष को मनाने के 2 तौर तरीके हैं, 2 सोच हैं। एक सोच तो ये है कि ये हमारा त्योहार नहीं है, जिस चाहे कि जैसे चाहे त्योहार में बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो। हाँ, जब हमारे त्योहार हैं इतने सारे तो क्यों ना हम अपना त्योहार मनाएं। हमारे पास महावीर जयंती है, दशलक्षण है, अष्टानिका है, अष्टमी है, चतुर्दशी है, रक्षाबंधन है। इतने सारे त्योहार होने के बाद भी होली आती है, शुक्र मनाने लगते हैं, दशहरा आता है, सोम मनाने लगते हैं। मतलब जो हमारे हैं ही नहीं, हम उन त्योहारों को भी मनाते हैं। यहाँ तक कि क्रिसमस पर भी फोटो डालना नहीं छोड़ते, क्रिसमस बाबा के साथ। क्योंकि वास्तविकता यह है कि हमें उसका स्वरूप नहीं पता कि उस शानदार कौन था। मैं भी ये नहीं कह सकता कि मुझे उसकी सच्ची कहानी पता है, लेकिन जो इस मोबाइल से मैंने पढ़ी है वो कहानी बड़ी दुखी करने वाली कहानी है कि जो भी मत वाले हैं उनने किस तरह से हमारे जिन मत पर अपना कुठाराघात किया। बल्कि हमारी विचारधारा तो ठीक है, हमारे आचार और विचार से भी बहुत विपरीत है। लेकिन फिर क्या करें? ज्ञानियों के लिए तो राग के प्रसंग भी वैराग्य के प्रसंग बनते हैं। तो क्यों ना जो लोग इन इस तीज त्योहार में गलत कार्यों में लिप्त होकर जिसको कहें कि हम तो नाम भी इस सभा के मध्य नहीं ले सकते, वो जो कार्य वो करते हैं, तो हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति के साथ नववर्ष का स्वागत कर लेते हैं, स्वाध्याय के साथ स्वागत कर लेते हैं, प्रक्षाल अभिषेक के साथ नववर्ष का स्वागत कर लेते हैं कि हमारा ये वर्ष भगवंतों की आराधना में, संयम की साधना में और कसायों के मेटने में सहायक हो। पिछले वर्ष तक हमारी जो कसाएं थी वह खत्म होकर हमारे नए वर्ष का आगाज हो। नववर्ष पर दिनकर जी ने जो कविता लिखी है, मैं पहले वो सुनाऊंगा, फिर एक कविता मैंने बहुत पहले लिखी थी वो आपको सुनाऊंगा। छोटी सी कविता है। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं। क्योंकि पहले मैंने सोचा था दिनकर जी का एक दान का प्रकरण है, बड़ा छूने वाला दान का प्रकरण है कि दान का स्वरूप क्या है। रश्मि रति में उन्होंने वो गाया है, लिखा है, वो मुझे मिला नहीं। बैठे बैठे मैंने खोजा भी, मुझे वो मिला नहीं। और जो थोड़ा बहुत मिला तो मुझ पे गाते नहीं बन रहा था, ईमानदारी से गाते नहीं बन रहा था। इसलिए जो मैं गा सकता हूँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। धरा टूटी है शीत से, आकाश से कोहरा गहरा है, बाग बाजारों की सरहद पर सर्द हवा का पहरा। सुना है प्रकृति का आंगन, कुछ रंग नहीं उमंग नहीं, हर कोई है घर में लुका हुआ, नववर्ष का एक कोई ढोंग नहीं, नववर्ष का एक कोई ढंग नहीं। विद्यार्थी आप लोग जानते होंगे भारत देश ऐसा देश है जहाँ पर 1-2 नववर्ष नहीं मनाए जाते। हिंदुओं का नववर्ष अलग है, अंग्रेजी का नववर्ष अलग है, हमारे जैनों के 2-2 नववर्ष है। हमारे जैनों के 2-2 नववर्ष है, एक भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव पर और एक जन्मोत्सव पर। तो हमारे स्वयं के 2-2 नववर्ष, उसका हमें पता ही नहीं है कि अभी कौन सा भी निर्वाण संपर्क चल रहा होगा।
नहीं पता होगा। अभी कौन सा हिंदू संवत चल रहा है नहीं पता, विक्रम संवत का नहीं पता। मतलब बहुत संवत है, आप सब गूगल से बड़े भली भांति परिचित हैं। एक किताब है डॉक्टर प्रवीण जी भाई साहब की जैन पर्व चर्चा, उस पर्व चर्चा में भी नववर्ष के बहुत सारे उन्होंने लिखे हैं। आप चाहें तो वहां से उसका अध्ययन करना कि कौन सा किसका नववर्ष है, कौन किस कारण से उसको मनाते हैं, देखना, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चंद मास अभी इंतजार करो, निज मन में तनिक विचार करो, नए साल नया कुछ हो तो सही, नए साल नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अक्ल वही, ये नववर्ष हमारा पर्व नहीं। ये धुंध कुहासा छटने दो, रातों का राज समटने दो, प्रकृति का रूप निखरने दो, फागुन का रंग बिखरने दो, प्रकृति दुल्हन का रूप धर, जब स्नेह सुधा बरसाएगी, सस श्यामला धरती माता, घर घर खुशहाली लाएगी, घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि, तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि नववर्ष मनाया जाएगा। आर्यावर्त की पुण्य भूमि पर जय गान सुनाया जाएगा, जय गान सुनाया जाएगा। ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं, ये हमारा तो पर्व त्योहार नहीं। अब जो विचार मेरे लेख के माध्यम से थे वो एक पुरानी कविता में कि नववर्ष पर कुछ नया होना चाहिए। जो हमने पहले किया है वही आज करें तो नया क्या है? वही दोस्त, वही यारी, वही खेलना, वही कूदना, वही पढ़ना, वही खाना। यदि हमारे जीवन में कुछ नया नहीं हुआ तो नया नहीं है। और ईमानदारी से नया तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के बिना और कुछ भी नया नहीं। क्योंकि शुभ भाव की इतनी उच्च कोटि तक हम पहुंचे हैं कि स्वर्ग भी अनेक बार हुआ है। हम अशुभ की इतनी निम्न कोटि पर पहुंचे हैं कि नरकों भी हजारों बार होकर आए। तो शुभाशुभ की परिपाटी तो इसमें कुछ नया नहीं है। नया तो सम्यक दर्शन है, नया तो संयम की साधना है, नया तो स्वाध्याय और संयम है। मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, मैं अपने शब्दों से आप सभी को नववर्ष की शुभकामना देने का ये अवसर खोज रहा हूँ। अपनी जो बात है वो भी आपसे कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दें जो मैं कह रहा हूँ। यदि आपकी आपस में कोई कसाय हो तो आज खत्म कर देना। नववर्ष कल का ये नहीं, यदि हम आज खत्म करते हैं तो हमारा नववर्ष आज से। यदि आज से हम अपनी कसाएं मिटाते हैं, आज से हम कोई नया नियम लेते हैं। हो सकता है किसी विद्यार्थी ने कोई नया नियम लिया हो कि आज से मेरे आलू का त्याग है, आज से मेरे रात्रि भोजन का त्याग है, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं 2 घंटे अध्ययन करूंगा, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं 10 मिनट जिनवाणी की स्तुति करूंगा। ये नया, ये नया। आज से मैं अपने शरीर के लिए समय दूंगा, ये नया है। क्यों? क्योंकि रोग बढ़ेंगे तो हमको अशुद्ध दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा, हमें वो ना करना पड़ेगा। तो कुछ अपने लिए करेंगे, अपने शरीर के लिए करेंगे, अपने बुद्धि के लिए करेंगे, अपने व्यायाम के लिए करेंगे। तो ये कुछ करके जाना। यदि अभी तक नहीं किया हो, आज 24 घंटे से ज्यादा हो गए, मानस्तंभ खुला है, मानस्तंभ के भगवान के सामने आप प्रतिज्ञा करना। शायद आपको ख्याल होगा, पुराने बहुत से विद्यार्थी जो द्रोणगिरी में मेरे साथ थे, तब मानस्तंभ पर लाइन लगाकर एक पश्चाताप करते थे और फिर पश्चाताप के उपरांत कुछ नियम लेने की प्रतिज्ञा करते थे कि हम नया वर्ष किसी एक नए नियम के साथ प्रारंभ करेंगे। तो हो सकता है किसी की भावना बने, 50% की तो बनेगी, तो मेरा बोलना सार्थक रहेगा। ये थोड़ी सी आध्यात्मिक है, आप सुनना, समझ में तो आएगी ही। नव कुछ दिखता नहीं, नव कुछ दिखता नहीं, कैसे कहूं ना वर्ष मेरा। राग रंग संबंध वही, राग रंग संबंध वही, मैं नहीं अपनत्व मेरा, मैं नहीं अपनत्व मेरा। कार्य जो मैं नहीं उसमें मेरा अपनत्व है। कार्य नहीं कार्यता नहीं, मैं जिस कार्य का करता नहीं और जो मेरा कार्य नहीं है। कार्य नहीं कार्यता नहीं, अनादि से कर्तृत्व मेरा, कैसे कहूं नववर्ष मेरा। कर्ता कर्म की मान्यता नहीं मिलती, तो कैसे कहूं मेरा नववर्ष है। बहुत सेकंड ईयर के विद्यार्थी समझ पा रहे होंगे, ये समय साथ जी के अधिकारों के आधार से कुछ भाव हैं। बोझ नहीं भोगता नहीं, बोझ नहीं भोगता नहीं, लगता मनोहर भोग्य मेरा। ज्ञान ज्ञायक ज्ञात नहीं, ज्ञान ज्ञायक ज्ञात नहीं, इंद्रिय प्रकाश से ज्ञान मेरा, कैसे कहूं नववर्ष मेरा। देव शास्त्र गुरु हमारे, देव शास्त्र गुरु हमारे, कहते अटपटी रीत मेरी,
देव शास्त्र गुरु हमारे कहते अटपटी रीत मेरी, क्या नया कैसा नया सम्यक बिन्ना आरंभ मेरा, कैसे कहूँ नब्बर सवेरा, कैसे कहूँ नब्बर सवेरा। सौभाग्य से सत्समागम विद्यार्थियों केवल देव शास्त्र गुरु का समागम ये सत्समागम नहीं है, ये जो हम आपस में मिले ना ये भी हमारा सत्समागम है। समझ रहे हो? सुन नहीं रहे? संबोधन तो नहीं करना पड़ेगा किसी क्या, ये जो हम आपस में मिले ना ये भी सत्समागम है। आप कुछ वाणी की साधना आराधना भगवंतों की साधना करने वाले लोग मिलते हैं तो सत्समागम है। आप घर पे जाके देखो कितना सत्समागम होता है, कौन लोग मिलते हैं, कैसे लोग मिलते हैं, और यहाँ से जाने के बाद क्या मिलेगा। देव सौभाग्य से सत्समागम, देव धर्म गुरु आराधन, इनमें लग जाए चित्त मेरा, तभी तो कहूँ नववर्ष मेरा, तभी तो कहूँ नववर्ष मेरा। निज सन्मुख होती परिणति, निज सन्मुख होती परिणति, आनंद रस से छलकती हो। निज सन्मुख होती परिणति, आनंद रस से छलकती हो। सर्व विश्व कुटुंब हो तब, सर्व विश्व कुटुंब हो तब, तभी तो कहूँ नववर्ष मेरा, तभी तो कहूँ नववर्ष मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरा कोई विचार इतना बोलने का नहीं था, लेकिन भाव बन गए, इसलिए विगत वर्षों में हमारे द्वारा भी आपके प्रति कुछ अभिप्रायगत कोई भूल रही हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी होकर नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद। जय जय। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय पंडित जी साहब को यहाँ आमंत्रित करता हूँ, वह आए और हमसे क्या इस कवि सम्मेलन उनको कैसा लगा, किस उनको यह सम्मेलन कैसा लगा और उन्हें क्या अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो मैं बताएं। आदरणीय पंडित जी। हम बने परमात्मा को शांति सारे देश में, देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में। देवदास गुरु के शरण कवि सम्मेलन बहुत ही भावपूर्ण शिकायत क्या करना कोई इस हिसाब से बैठा भी नहीं था कि कोई कमी निकाली जाए। इतना जरूर है कि आप लोगों ने बहुत बढ़िया बोला, एक कमी बढ़िया से बढ़िया बोला, अच्छा बोला। कुछ जरूर ऐसा ना कहीं से कोई कहीं से ऐसा लाया तो नहीं ना कोई कहीं से। हमारा एक अभी लास्ट में वक्त आया था, आज का बहुत बड़ा वक्त था, शायद लग रहा था शायद तो भरपूर नहीं लगा था, शायद हो सकता है कहीं हमने पूरी कोशिश की ईमानदारी से, वो बहुत बढ़िया रहा। हमारे विनीत जी ने बहुत भावुक किया, बचपन की यादें, वो गलियां, कछुआरे में जाना, हम कछुआरा समझते हैं ना, कछुआरे में जाना, ककड़ी तोड़ना, अमरूद पे चढ़ जाना, केली में पत्थर से गिराना। मुझे भी किसी की 2-3 लाइन उसमें याद आ रही है। ये दौलत भी ले लो, ये शहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सामान। वो कागज की बस्ती, वो बारिश का पानी, वो बारिश का पानी।
अब वो दिन तो आपके नहीं रहे हैं, अभी भी जितना है आपके पास पूरी ईमानदारी के साथ आप जी सकते हैं। आप किशोर अवस्था को है और एक किशोर अवस्था टीनेजर, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जो बनना चाहें वो बन सकते हैं इस एज में। आज पसंद करके उसका बचपन से यहाँ तक हम आ गए और यहाँ तक आ गए, अब हमें क्या करना है? अब हमें वही करना है जो हमारा उद्देश्य है। चंद्र तुम्हें दे मुक्त ज्योत्सना, चंद्र तुम्हें दे मुक्त ज्योत्सना, सूर्य प्रकाश अनुका, ताकि दिन पड़े वंचक जग में क्या सच है क्या झूठा, ताकि दिन पड़े वंचक जग में क्या सच है क्या झूठा। इस प्रसंग में केवल इतना ही कहना है। कल मेरी ओर से प्रातःकालीन जो क्लास चलती है 6:15 बजे, इस प्रसंग में कल का अवकाश मैं घोषित करता हूँ, लेकिन पूजा का समय 7 बजे ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित जी साहब का। अब मैं अग्रिम क्रम में हमारी मुख्य अतिथि जो कि विशिष्ट अतिथि आदरणीय आंटी जी को बुलाना चाहूँगा। उनको यह कवि सम्मेलन कैसा लगा वह 2 शब्दों में यहाँ आकर इस कवि सम्मेलन उनको कैसा लगा, क्या इस कवि सम्मेलन में उनको खास लगा, वह आकर हमें बताएं, हमें अवगत कराएं। अगले क्रम में चूंकि आंटी जी यहाँ नहीं आ रहे, चलिए तो हम अगले क्रम में चलते हैं हमारे मुख्य अतिथि की ओर। वह आए और हमें हमारी जो उनको यह कवि सम्मेलन कैसा लगा इससे हमें अवगत कराएं, और कुछ गलतियाँ नहीं हो तो उनसे भी हमें अवगत कराएं। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि हमारे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि का प्यारे बच्चे, आज के संचालक महोदय हैं राजकुमार, समझे कि नहीं समझे? अपने संचालक महोदय राजकुमार को समझे कि नहीं समझे? कौन? वो कहेगा सारे आज मेरे कान खींचते हैं, और मम्मी तो बच्चों के कान खींचेगी ना। अब उसने एक दिन मेरे से कहा था मैं नहाए ही ठंड के मारे, बहुत ठंड लगती है, नहाने का मन नहीं होता है। और उसने ये भी कहा था कि कोई हास्य की कविता सुनाना, तो कहीं से मेरे मोबाइल पे आ गई, तो मैंने कहा चलो ऐसे बीच महापुरुष को सुना देती। सुनोगे बेटा? ना नहाने को मना है ना ठंड में कुछ करने को। अब नहाओ नहीं नहाओ, अभिषेक करो नहीं करो, ये तुम्हारे ऊपर है। चौथा दिन है, हाँ बेटा, तो कल ऐसा करना, सुबह सुबह नहा लेना और भगवान का अभिषेक प्रख्यात मंच वाले जी का कर लेना, तो सब माफ हो जाएगा। वीर तुम अड़े रहो रजाई में पड़े रहो, वीर तुम अड़े रहो रजाई में पड़े रहो, मोबाइल हाथ में लिए रहो, चाय का मजा रहे, चाय का मजा रहे, पकौड़ी से सजे रहो, मोह कभी रुके नहीं, रजाई कभी उठे नहीं, मोह कभी रुके नहीं, रजाई कभी उठे नहीं। माँ की लताड़ हो, बापू की दहाड़ हो, हम तो मम्मी हैं और मम्मी के हस्बैंड पंडित जी, तो पिताजी हैं से। अब कल बहुत सारे यहाँ, मतलब मैंने तो नहीं देखा प्रोग्राम, लेकिन बहुत सारे अपने युवा साथी राजुल भी बने थे, उनकी माँ भी बने थे, उनकी सखियाँ भी बने थे, तो उनमें भाई बहन भी ढूंढ लेना। तुमने डटो वहीं रजाई से उठो नहीं, मोह का
खड़ उठे, रात हो या रात हो, संग कोई न साथ हो, रजाई में घुसे रहो तुम वही। एक रजाई लिए हुए, एक प्राण लिए हुए, एक रजाई लिए हुए, एक प्राण किए हुए, अपने आराम को, सिर्फ आराम को। अपने आराम के लिए, सिर्फ आराम के लिए, कमरा ठंड से भरा, कान गालियों से भरे, कमरा ठंड से भरा, कान गालियों से भरे, यत्न कर निकाल लो, ये समय निकाल लो। ठंड है ये ठंड है, यह बड़ी प्रचंड है, हवा भी चल रही है, धूप को डरा रही, हवा भी चल रही है, धूप को डरा रही। वीर तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो, मोबाइल हाथ में लिए रहो, हाथ में लिए रहो। लेकिन कल 4 दिन बाद अपना राजकुमार नहाएगा और कल प्रक्षाल के लिए जरूर आएगा और उसका ये प्रण टूट जाएगा। अब एक दूसरी बात कहनी है, अभी वो 9 वर्ष चल रहा है ना, तो कल शाम को कल्पना दीदी की क्लास सुन रही थी, ब्रह्मचारिणी कल्पना में। तो उन्होंने कहा वास्तव में तो 9 वर्ष ये है ही नहीं, ये तो अंग्रेज लोगों ने चला दिया है। वैसे हिंदी मासिक महीनों के हिसाब से कहते हैं चैत्र मास, अपना 9 वर्ष चालू होता है। लेकिन उनने एक बात बहुत विशेष रूप से बताई कि उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में जब दुर्भिक्ष और सुभिक्ष की वर्षा होती है, तो जब सुभिक्ष की वर्षा होने के बाद जब 9 वर्ष का प्रारंभ होता है, तो वह श्रावण कृष्ण प्रतिपदा के दिन होता है, जिसको अपन क्या मानते हैं, वीर शासन जयंती तो मनाते हैं श्रावण कृष्ण एकम के दिन मनाते हैं ना, लेकिन उसके पहले श्रावण कृष्ण प्रतिपदा, उस दिन से 9 वर्ष का प्रारंभ होता है। क्योंकि जो 72 युगल गुफाओं कंदराओं में छिपा दिए जाते हैं, वो सब निकल के आते हैं और फिर यहाँ सब अपना जीविकोपार्जन आदि के धीरे धीरे कार्य शुरू करते हैं और फिर 10 लक्षण पर्व मनाते हैं। तो उनके हिसाब से मेरे को ये वास्तव में सही लगा कि अपने जैन धर्म के हिसाब से यदि मनाते हैं तो श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से अपना 9 वर्ष प्रारंभ होता है। इसके लिए बहुत सारे मत हैं, मैंने तो कल कल्पना दीदी के मुंह से सुना तो मेरे को सही लगा कि हाँ, जब अपने काल के परिवर्तन के हिसाब से वो प्रारंभ होता है और अपन जो मनाते हैं उसको मनाना चाहिए। चैत महीने से मनाओ तो भी अच्छा है, महावीर जयंती से मनाओ तो भी अच्छा है, सब तरह से अच्छा है, लेकिन ये वाला 9 वर्ष किसी भी तरह से अपने हिसाब से मनाने योग्य नहीं। अब कुछ बातें 9 वर्ष के प्रारंभ में बच्चों से कहनी है। बढ़ते बढ़ो, कर्तव्य करो, खुश रहते रहते, कभी त्यागो न धैर्य धर्म, कभी त्यागो न धैर्य धर्म, तुम तन रहते रहते, और आशीष हृदय देता तुमको, आशीष हृदय देता तुमको, यह कहते कहते दुख में भी रहो तुम सदा, यूं ही हंसते हंसते, यूं ही हंसते। कवि सम्मेलन बहुत अच्छा रहा। कुछ कविताएं तो इतनी दिल को छू गई कि आंसू भी निकल पड़े। ना तो इस प्रसंग में उस बात को याद करना चाहिए, लेकिन वो बरबस याद आ जाती है। ना किसी के बच्चों से उनके माँ बाप बिछड़े, ना किसी माँ बाप से उनके बच्चे बिछड़े। उस प्रसंग को मैं सुनाऊंगी नहीं, बहुत दुखद है, लेकिन इतना कहना है कि तुम कुछ भी विषम परिस्थिति में फंस जाओ, पर कभी भी देवशास गुरु, अपने माता पिता, इनको कभी मत भूलना। जिसने तुम्हारा दुख में साथ दिया उसको कभी मत भूलना, भले आप कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ। एक जिनवाणी माता जो कहती है, आपसे यहाँ आप जिनवाणी का अभ्यास कर रहे हैं, तो उस
परिप्रेक्ष्य में एक माँ तुमसे कह रही है, माँ ने प्राण दिए हैं तुमको, माँ ने प्राण दिए हैं तुमको, उसे सिसकने मत देना, चाटुकारिता करती हो उस कलम को मत लिखने देना। माँ ने प्राण दिए हैं तुमको, उसे सिसकने मत देना, चाटुकारिता करती हो उस कलम को मत लिखने देना। आंखों पर पट्टी बांधी, अदालत में एक मूर्ति रखी रहती है, आंखों पर पट्टी रहती है, तराजू हाथ में रहता है। आंखों पर पट्टी बांधे एक देवी तुमसे कहती है, खुद को गिरवी रख देना पर न्याय को मत लिखने देना। खुद को गिरवी रख देना पर न्याय को मत लिखने देना। आप हमेशा सत्य और न्याय पर चलते हुए प्रगति करें, इसी मंगल शुभकामनाओं के साथ जय श्री। जो हमें हमारे मुख्य अतिथि ने बताया उस पर हम जरूर अमल करेंगे, ऐसा आश्वासन देते हैं। अब हम अगली कड़ी में चलते हैं। अगले ही क्रम में मैं अब विलंब ना करते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय को से निवेदन करूंगा कि वे उनको हमारा कवि सम्मेलन कैसे लगा और वे हमें हमारी त्रुटियों से अवगत कर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। ओम नमः शिवाय। समय काफी हो चुका है। आप सभी ने जो कवि सम्मेलन आज हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है वास्तव में अनुकरणीय रहा है। उक्ति है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्या सूर्य भी नहीं पहुंच सकता है, वहां कौन पहुंच जाता है? कवि। किसके माध्यम से? अपनी कल्पनाओं के माध्यम से कवि वहां तक पहुंच सकता है। तो आज आप सभी ने हमारे समक्ष जो इस कवि सम्मेलन का आयोजन किया है वो वास्तव में जो पहला प्रयास किया है वो अपने आप में अनुकरणीय है। इसकी मैं आप सभी के सामने तहे दिल से अनुमोदना करता हूँ। कवियों को यदि आपने ऐसे बुलाया प्रारंभ में तो आप थोड़ा सा वातावरण बनाना भूल गए। यदि हम जब भी कवियों को बुलाते हैं तो जो हमने नगरियों का नाम बाद में लिया ना, बाद में लेना अच्छी बात है, लेकिन यदि हम पहले से ही कवियों के लिए ऐसे किस तरीके से उनकी नगरियों के नाम से और किसी विशेषण से बुलावे तो बहुत अच्छा रहेगा। और चूंकि इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? समय। समय का निर्धारण हो तो सारी चीजें हो सकती हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता है। निर्धारित समय पे कार्यक्रम करें, वातावरण बनाए रखें, सहमे हुए बात न करें। हो सकता है कि आज पहली बार कई कवियों ने बोला हो गए, लेकिन उसके बाद भी कई लोग ऐसे लग रहे थे कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। वो हास्य कविता वो बोल रहे थे, लेकिन अंदर से डर उनमें भरा हुआ था। ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने कोई मार दिया हो या कोई बंदूक दिखा दी हो। तो इस तरीके से नहीं, बिल्कुल खुल करके बात करें, उधड़ते होकर के। और यदि इस कविता में प्रथम द्वितीय की भी व्यवस्था हो तो बढ़िया रहेगी। सहमत है? हाँ या ना? तो तालियां बजा दो। और आप सभी ये थोड़ा सा माइक थोड़ा सा दूर रख करके बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि सभी कवियों के विचार मैंने इसमें लिख दिए हैं कि क्या क्या इसमें त्रुटियां हुई हैं और क्या क्या जरूरी है, वो सभी आप पढ़ सकते हैं। शैलेंद्र राय और समन 13 ही वक्ताओं का अच्छी कविता आप सभी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। जैसे आदित्य भूमिका बहुत अधिक लंबी कर दी, लेकिन जो शब्दों का चयन था वो बहुत बढ़िया था। वास्तव में मुझे आपकी कविता बहुत अच्छी लगी है। आपने कम शब्द और अधिक बात, शांत और रसपूर्ण कविता बोली है। कम शब्द अधिक बात आपने कही है, इसके लिए आपने बहुत विनीत, भले ही कविता आपकी नहीं थी, लेकिन कविता बहुत बढ़िया थी। ठीक है, इसलिए विनीत भी आज काबिल तारीफ है। उसने भी आज अपने बचपन की कविता याद दिला दी। होठों पे मुस्कान थी, कंधों